दूरदर्शन के सभी सम्मानित दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज नवरात्रि के पहले दिन देश में जीएसटी की संशोधित दरें लागू हो गई हैं और अब 2 स्लैब हम सबके सामने हैं। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को एक बड़े तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जीएसटी 2.0 जिसमें 4 स्लैब से 2 स्लैब की व्यवस्था की गई और ये उम्मीद है कि इन जो स्लैबों में व्यवस्था की गई है उसके बाद टैक्स प्रणाली भी सरल होगी और आम जनता के साथ साथ जो खासतौर पर व्यापारिक वर्ग है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। इसको और विस्तृत तौर पर समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ विनय गोयल जी हैं जो कि व्यवसायी हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दोनों मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले विनय जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। जीएसटी 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन भी किया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि इससे देशवासियों को सीधे तौर पर जो है फायदा होगा और आम जनता की उन्होंने जिक्र किया और व्यापारिक वर्ग का जिक्र किया। एक व्यवसायी होने के नाते जीएसटी 2.0 सरकार का मूल उद्देश्य क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत बड़ा कदम है ये सरकार का और जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी की दरें कम की हैं और उससे सीधा सीधा लाभ उपभोक्ता को होना है और ये साफ देखने में आ रहा है और हमारे सभी व्यवसायी भी इसमें बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो दरें कम हुई हैं, चाहे वो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हों, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, स्टॉकिस्ट हों या हमारे व्यापारी भाई हों, सब ने जनता को स्पष्ट संदेश दिया है कि जीएसटी कम होने के कारण कितनी दरें कम हो गई हैं और उसका सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। और मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि वो हमारी जो उन्होंने कहा जिस प्रकार से हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ लगाई गई एक छलांग मैं इसे मानता हूं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्साह का माहौल है, जिस तरह से लोगों में, अगर आप आज बाजार में जाएंगे तो आज आपको हर दुकान में, हर शोरूम में आपको खरीदारों की भीड़ मिलेगी क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे 22 तारीख का और पहले नवरात्रे पे आज जिस प्रकार की छूट जीएसटी में मिली है उसके कारण से जनता में उत्साह का माहौल है और उस उत्साह के माहौल में वो अपनी पुरानी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन्हें वो खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पा रहे थे, उनमें उत्साह जगा है और वो उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं और सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर, बिजली मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं और ख़ासतौर पर मैं शुरुआत जो है छोटे और मझोले व्यापारियों से करना चाहता हूँ। इसमें कितना बदलाव आएगा, कितनी सरलता आएगी और कैसे जो है जो प्रणाली है उसको संशोधित किया गया है, उसके बाद जो बदलाव हम देखेंगे और क्या फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा? रवि जी, अगर आप देखें जिस तरह से मोदी जी ने कल जो है बचत उत्सव का शुरुआत करी और अगर आप ये देखें ये बचत जो उत्सव है वो आज से शुरुआत नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से शुरू हो गया था। और जो ये रिफॉर्म है, अगर आप कहते हैं टैक्स रिफॉर्म, जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अपने आप का एक मील का पत्थर है। अगर आप बात करते हैं कि जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म की हम बात करते हैं, जीएसटी हो गया 2017 से, इनकम टैक्स के ऊपर जो है इतना सारा रिफॉर्म करना। पिछले साल अगर आप देखें कि 12 लाख का जो है जो बजट आया था उसमें इस साल जो है 12 लाख तक की छूट दे दी गई है और इसके बाद जो जीएसटी में 4 स्लैब थे उसके उठा के 2 स्लैब कर दिया गया। मतलब अगर आप इसके अंदर जाके देखें तो जो कॉमन एक आदमी है या जो मिडिल क्लास है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल बोला है न्यू मिडिल क्लास, मतलब ऐसी क्लास जो पिछले 11 सालों में जो 25 करोड़ जनता जो एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर गई है, उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। क्यों? आप ये देखिए, जिन स्लैब में 12% या 18% जो है जीएसटी लगता था, आज वो 5% या 0 पे। तो आप ये देखिए कि एक आम आदमी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है।
पहली चीज़। 12 लाख का इनकम टैक्स होता है। इसका मतलब जिन लोगों की जो है 1 लाख रुपए महीने से के आसपास कमाई है, उन लोगों को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस समय जो सरकार ने जो सोचा है कि एक जो मिडिल क्लास है, जो सबसे ज़्यादा जो है 145 करोड़ की जनता में जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है और जो बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, उसको किसी न किसी तरीके से टैक्सेस के ऊपर जो है राहत दी जाए। ये तो बात है जो आम लोग उपभोक्ता है। हाँ। लेकिन जैसे एमएसएमई की हम बात करते हैं या हम जो है दुकानदारों की बात करते हैं, पहले क्या थे कि बहुत सारे टैक्सेस थे। ऑक्ट्राई हो गया, सेल टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, और अगर आप देखिए वैट टैक्स हो गया, और उसके ऊपर बहुत सारे इतने जो टैक्स होते थे, जो एक आदमी जो है उसको किसी तरह से, जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, ये एमएसएमई वाला है, उसको किस तरह से उसको कंप्यूट करना पड़ता था, ये बहुत डिफिकल्ट था। और अब जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने इसको जो है 2 स्लैब में और एक सिंप्लिसिटी में करा है, तो ये अपने आप में उन लोगों के लिए सहूलियत है और एक आम जनता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए भी सहूलियत है। तो ये अगर हम तीनों तरफ से देखें, इनकम टैक्स कम हो गया, जनता को जो है ज्यादा पैसा उसके हाथ में आ रहा है, जहां तक दुकानदार या एमएसएमई वाले हैं उनको सरलता है बेचने में, और किसी तरह के जिस तरह से जो है अगर मैं नटसेल में कहूंगा कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको एक प्रोत्साहन दिया गया है कि आप जो है इसको प्रोड्यूस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है खपत अगर होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जीएसडीपी है स्टेट में, और जीडीपी जो है पूरे भारतवर्ष में, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बिल्कुल विनय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम पुरानी जीएसटी और जो संशोधित जीएसटी है 2.0, इसमें एक व्यवसायी के तौर पर आप कैसे देखते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो आप लोगों को दिखाई दे रहा हो? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो बहुत सारी दरें होती थी और वो बहुत सारा भ्रम पैदा करती थी, और इतने एचएसएन कोड थे कि व्यवसायी परेशान हो जाता था उनका हिसाब रखते रखते, और उसके कारण से विवाद की स्थितियां बहुत बनती थी, क्योंकि समझने में कुछ आता था, वास्तविकता कुछ और होती थी। अब जो सिस्टम है उसको बिल्कुल सरकार ने क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास किया है कि कहीं कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे, और जो कुछ है बिल्कुल साफ है। व्यापारी अपना व्यापार करे और जो उसका वाजिब टैक्स बनता है वो सरकार को दे। ज्यादातर व्यापारी, लगभग सभी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जो लाल फीताशाही बीच में जिस प्रकार की स्थितियां बन जाती थी, और इंस्पेक्टर राज और अन्य जो इस प्रकार के कारण बन जाते थे, उससे व्यापारी दुखी होता था और उससे उसको व्यवसाय करने में भी दिक्कत आती थी। आज जितनी सिंप्लिसिटी कर दी गई है, उसके कारण से व्यापारी बिल्कुल खुलकर व्यापार कर पा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो अभी नए रिफॉर्म्स हुए हैं, ये तो बिल्कुल सोने में सुहागा जैसे हैं, और उससे और भी व्यापार को गति मिलेगी। हमारे सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो व्यवसाय हैं उनको गति मिलेगी, और प्रधानमंत्री एक प्रकार से, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का, वो व्यापारियों के लिए एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। एक एक तरह से एक एक चीज को जैसे वो जनता के सामने ले जा रहे हैं, एक एक चीज के बारे में वो जनता को जागृत कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं, और उन्हें सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके बता रहे हैं। तो इससे जो उपभोक्ताओं में भी विश्वास बढ़ रहा है, और विश्वास बढ़ने से निश्चित रूप से निशंक होकर एक तरह से आदमी कोई भी अपने खरीदारी कर सकता है, और उसका लाभ उसके परिवार को भी मिलता है। जब व्यापार बढ़ता है तो सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आता है, तो सरकार की भी तिजोरियां बढ़ती हैं, व्यापारी का भी मुनाफा बढ़ता है, और जनता को सस्ते और उचित मूल्य में सामान मिलता है। आप कह रहे हैं यही एक सच्ची और अच्छी अर्थव्यवस्था। आप कह रहे हैं कि एक तरफ व्यवसायी को भी फायदा है तो सरकार के राजस्व में भी सबके लिए विन विन पोजीशन। अच्छा, आज जो पहला दिन है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन और सरकार के जीएसटी में संशोधन, बाजारों की किस तरीके की रौनक जो है आप भी देख रहे हैं उसको, क्योंकि आज तो सभी जगह देखा जा रहा है कि बाजारों में खूब रौनक है, लोग बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवसायी के तौर पर आप देखते हैं मैंने बताया ना, जैसे जब मैंने अपनी बात शुरू की, मैंने तभी आपको बताया, आज आपको हर शोरूम में, हर दुकान में आज आपको ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, और सबके चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। मतलब एक प्रसन्नता का माहौल है, सब जिस प्रकार प्रफुल्लित होकर व्यापारी व्यापार कर रहा है, उपभोक्ता सामान खरीद रहा है, और सरकार इसलिए प्रसन्न है कि उसे जब ये सारी कार्रवाई हो रही है तो उसके पास उसके खजाना भर रहा है।
तो सबके लिए जिस प्रकार विन विन पोजीशन है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी सोच है और इसी अच्छी सोच के साथ हमारा देश निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि सबसे पहले हम ये समझे कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपने समझाया भी, और मैं इसे राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में भी हम कैसे इस प्रभाव को देख सकते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था पर। देखिए रवि जी, अगर आप उसको थोड़ा सा अलग तरह से सोचिए कि एक तो जो हमारी सेंट्रल जीडीपी है उसमें अगर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो अपने आप में एक चौंकाने वाले नतीजे थे। 7.8%, बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में भारतवर्ष की। और वो कहाँ से आई है, अगर आप उसको भी अगर थोड़ा एनालाइज करें तो उसमें सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा करा है। अगर आप देखें दूसरा जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग है, तीसरा जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और इवन क्योंकि भारत एक जो है एग्रीकल्चर बेस्ड जो है एक कंट्री है, उसमें भी अगर आप देखें एग्रीकल्चर में भी जो है पिछले साल से करीबन 2 से 2.5% का इजाफा हुआ है। तो अगर आप इसको पूरे कंपोनेंट को, अगर जीडीपी के कंपोनेंट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आप जो है टैक्सेस का सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, जिस तरह आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, उसमें क्या होता है कि हर समाज का हर जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चर हो, चाहे सर्विस सेक्टर का आदमी हो, आपका दुकानदार हो, चाहे आपका जो है ट्रेडर हो या एक्सपोर्टर हो, और उसके अलावा जो अल्टीमेट जो आता है वो उपभोक्ता आता है, जो कंज्यूमर आता है। तो अगर उस चेन में अगर आप देखें कि जितनी सिंप्लिसिटी होगी टैक्सेस में, उसका इम्पैक्ट जो है हमें जीएसडीपी में भी देखने को मिला है उत्तराखंड में। हाँ। और इवन जीडीपी जो है हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसमें भी हमें देखने को मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ स्टेट की हम बात करते हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है अगर आप ये देखें कि नंबर दूसरे पे है इंडिया में जी। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि कुछ पर्टिकुलर सरकार ने पर्टिकुलर जो मतलब सेक्टर्स हैं, उसमें सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर में तो अगर आप देखेंगे इवन रिलीजन भी आता है, रिलीजियस जो है टूरिज्म भी आता है, टूरिज्म सेक्टर भी आता है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा एक इजाफा देखने को मिला है। तो इसका जो सारा इफेक्ट आया वो स्टेट के साथ है। और आप देखेंगे कल अगर मोदी जी के भाषण को मैं सुन रहा था और एक एक चीज़ को मैं नोट कर रहा था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि ये सिर्फ जो है अगर हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ सेंट्रल तक नहीं है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है एक साथ मिलेंगे, एक साइनर्जी जो है उसमें डेवलप होगी और उससे जो है क्या कहते हैं एक डेवलपमेंट होगा। उससे किसी ना किसी तरीके से जो है हमारी जो है मतलब विकास की जो यात्रा है वो जो है और बढ़ेगी। और उससे विकास की यात्रा बढ़ने से क्या होगा कि हमारे जो है काम करने से हमारी जो कंट्री का जीडीपी है वो बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और हम कहीं ना कहीं, जैसे बात आपने की कि तीसरी जो इकोनॉमी बड़ी बनने के हम लोग अग्रसर हैं, उस पर हम लोग बढ़ेंगे। और सर मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं एक पढ़ रहा था एक आर्टिकल, 2014 की बात है। उस समय ये बात कही गई थी, ये फ्रेंच मैगजीन थी, उसमें कहा गई थी कि अगर आपको कोई चीज़ बाहर से मंगानी है वो आपको जल्दी और इजीली मिल जाती थी भारतवर्ष में, इसके बिना कि आप कोई चीज़ जो है बेंगलोर में प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अगर हैदराबाद में भेजनी होती है तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिंगल एक इनवॉइस बनती है और उससे जो है आप कहीं भी जो है पूरे भारत में जा सकते हैं। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये कहीं ना कहीं आपको जो है आंकड़ों में दिखाई देती है और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मोदी गवर्नमेंट को देना चाहिए, मुझे तो लगता है। जी विनय जी, अब बात आती है उम्मीदों की, क्योंकि व्यवसायी को बहुत उम्मीदें हैं और आज पहला दिन है, जिस तरीके से आपने बताया भी कि जो मार्केट है वो ये बताता है और जो टैक्स स्लैब में बदलाव वो ये बताता है। अब जो उम्मीदें हैं अब सरकार के इस बदलाव से वो किस तरीके के व्यापारियों के बीच हैं? देखिए उम्मीद तो बेसिक सोच बदल गई है सारी जी। हमने देखिए जैसे मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा, ये कहा जाता था कि मांगा आखिरी गांव है, उन्होंने कहा नहीं आखिरी नहीं ये पहला गांव है। सोच का फर्क है जी। उसी प्रकार से सामान्यतः पिछले समय में होता ये रहा कि आम व्यवसायी को एक प्रकार से शक की निगाह से देखा गया, जबकि मोदी गवर्नमेंट में परिवर्तन यह आया कि आम व्यवसायी को विश्वास की नजर से देखा गया, उस पर विश्वास किया गया, क्योंकि देश की आम जनता चाहे आम व्यवसायी हो वो धर्म के आधार पर अपने कानून कायदे के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। और कुछ जो गिनती के लोग जिनका स्वभाव है कानून का उल्लंघन करना, हर चीज में कानून के विपरीत काम करना, तो वो गिनती के लोग हैं।
लेकिन उनके कारण से पूरे समाज पे शक करना और पूरे समाज से उस प्रकार का व्यवहार करना, वो व्यवसायी को भी बुरा लगता था, उसे बड़ी शक की निगाह से देखा जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार से विश्वास पैदा किया है, तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान से जीने का अधिकार भी मोदी सरकार ने दिया है। और मुझे लगता है कि ये जिस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, ये तो मुझे लगता है अभी शुरुआत है। जी बिल्कुल, ये शुरुआत है अभी, और ऐसे ऐसे बहुत निर्णय अभी आने वाले हैं, जिससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उनके मन में पूरी कल्पना है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो आने वाले समय में भी हमें बदलाव देखने को मिलेंगे, जो जनता के हित में होंगे, देश के हित में होंगे, वो उल्लेखनीय होंगे और याद करने लायक। बिल्कुल राजेंद्र जी, दो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, एक हेल्थ की हम बात करें और दूसरा एजुकेशन, जो कि आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और इन दोनों ही सेक्टर्स में बड़ा बदलाव है GST 2.0 से। अगर हेल्थ की बात करें, जो दवाइयाँ हैं, इसे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कितना प्रभाव आएगा एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में इन बदलावों से आम आदमी के जीवन में। देखिए रवि जी, अगर इसको थोड़ा सा आप, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदलाव होते हैं कि एक जनरल पब्लिक जो है उसको समझ नहीं पाती, बट हमें समझना पड़ेगा इस बात को। हम ये देखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र खोले, उसमें क्या होता है कि अगर आपको सपोज एक ब्लड प्रेशर की दवाई आती है, अगर आप वो कोई मतलब ब्रांडेड दवाई लेते हैं, उसकी एक गोली की कीमत 4 से 5 रुपये होती है। अगर वही गोली अगर आप जो है उस जन औषधि केंद्र में लेंगे, तो वहाँ पे मुश्किल से 20 पैसे 30 पैसे की होती है। आप देखिए ना कितना फ़र्क है। ये चीज़ें सोच का फ़र्क है। जैसे अभी हमारे मित्र ने बोला कि एक सोच होती है, ये आपका माइंडसेट होता है कि आप किस तरह से, चीज़ें वही हैं लेकिन आपको किस तरह से जो है एक लीडर के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो किस तरह से लोगों को बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो वो जन औषधि केंद्र हो गया। दूसरा, अगर आप ये देखें स्पेशली मतलब इन्होंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी जो क्रिटिकल मेडिसिन होती हैं, जैसे कैंसर से मेडिसिन हैं या बहुत सारी जैसे जो ICU वगैरह यूज़ होती हैं, उसके ऊपर जो है इन्होंने जो है टैक्सेस जो है ऑलमोस्ट जीरो करे। तो आप ये समझिए जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता 4-4, 5-5 हज़ार की जो दवाइयाँ हैं, अगर उस पर 0% हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कम से कम उसको जो फ़र्क पड़ेगा वो करीबन 1,000-1,200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा मेडिसिन का, उसको तो खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेगी कि किस तरह से जो है बदलाव आया और लोगों को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिला है। जहाँ तक आप बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, देखो शिक्षा में तो अगर हम करें वो 2 कंपोनेंट अलग है। शिक्षा में एक तो ये होता है कि आप किस तरह से जो है एक अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आप उसको डेवलप करते हैं, और एक अलग सीढ़ियाँ हैं, उस हिसाब से आप जो है अपनी नीति को आगे बढ़ाते हैं। हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम GST की बात करें तो GST में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो किताबें हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, उस पर अगर 0 हो गया तो उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी पैसा बचेगा। जिनके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो उन पर तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इस पर हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम जिस आदमी को एक महीने में 40,000 या 30,000 20,000 रुपये कमाता है, तो ये छोटी छोटी जो पैसे हैं ये बहुत बड़े, ये इनका बहुत बड़ा जो है एक मतलब इफेक्ट होता है, और आदमी पैसा बचाता भी है और फिर खर्च भी करेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर आप देखें 2 पार्ट है, एक तो पैसा बचाना, फिर उसके बाद उसको खर्च करना। तो उससे जो इकोनॉमी किस तरह से ये साइकिल शुरू होता है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में आने वाले समय में ये बहुत अच्छा इसमें जो है एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विनय जी, एक तरफ आम आदमी को ये राहत देने की बात है, दूसरी तरफ हम लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ 40% तक की बात आ रही है, और उसमें ऐसी चीज़ों को रखा गया है कि जो किसी तरीके से मतलब जो लग्जरी उसमें आ रहे हैं। मैं इसे समझना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर सरकार का ये उद्देश्य, ये सोच क्या बताती है? देखिए बिल्कुल सही है ना। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो वो किसी का भला नहीं कर रहा, वो अपना स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है, अपने परिवार के लिए भी परेशानी थोड़ी पैदा कर रहा है जी। और उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिगरेट है, शराब है, और इस तरह के जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे अगर टैक्स ज़्यादा लगाया है तो उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता इसको पसंद करती है और सब चाहते हैं कि अच्छे कामों में
पैसा खर्च किया जाए समाज में। और जैसा अभी मेरे साथी राजेंद्र मिश्र जी बता रहे थे जी। कि जो छोटी छोटी बचत होती है वो छोटी छोटी बचत बड़े काम के लिए होती है। तो जब छोटी छोटी बचत करके व्यक्ति बड़ा काम करेगा तो उससे बड़ा राजस्व सरकार को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बिल्कुल सही सोच है कि जो समाज के लिए चीज़ें ठीक नहीं है फिर भी व्यक्ति उन्हें उपयोग कर रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लिया जाए। मुझे लगता है इस नीति में कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब इसका समर्थन करते हैं। और जो अगर कोई व्यक्ति संपन्न है और वो अपनी लग्जरी के लिए कोई खर्च कर रहा है तो वो समझता है ना कि उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो खर्च कर सकता है। तो जब वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है तो देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत ही सधा हुआ उचित निर्णय है। बिल्कुल राजेंद्र जी, जैसे दो आप स्लैब कर दिए हैं, 4 से घटाकर 2, तो ये टैक्स प्रणाली में किस तरीके का इसमें बदलाव परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर ये व्यवस्था इससे जो है जिस तरीके से सरल हो पाएगी? देखिए, आप देखिए पहले जो स्लैब्स थे वो 4 स्लैब थे। हाँ। 5, 12, 18 और 28 और उसके ऊपर जो है 28 के ऊपर सेस वगैरह मिला के वो भी काफ़ी ज़्यादा था। अभी क्या है कि जो 28% का जो स्लैब है उसको ख़त्म कर दिया गया और जो 12% का था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ज़्यादातर जो है जो 12% वाले या तो 5% में लाए गए या 0 कर दिया गया। तो जो ज़्यादा यूज़ जो की चीज़ें हैं जिसमें एक नॉर्मल आदमी, एक जो जिसे कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास खर्चा करता था, वो 12% में कहीं था, है ना। अब उसको अगर या तो 5% में या 0 में कर दिया तो उसको क्या होगा कि उसका खर्चा कम होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, उसका जो है लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन को भी बल मिलेगा। भाई जो चीज़ें ज़्यादा खपत होगी तो जितनी भी MSME हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसका एक चीज़ और भी है, अगर आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर की हम बात करें, सीमेंट सेक्टर में पहले 28% टैक्स था, अभी जो है घट के 18% हो गया। तो आप ये देखिए कि सीमेंट जो यूज़ होता है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर या जिस तरह हम जो भी बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में उसमें यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर सीमेंट का जो है प्राइस कम हुई है तो उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन जो भी कंस्ट्रक्शन में जो कंपनीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज है उनको ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक 28% का स्लैब है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। सिर्फ उन्होंने जो सिंक टैक्स लगाया है वो सिर्फ 40% वाला है और मुझे लगता है वो तो ऐसा है कि वो उन लोगों के लिए है कि जो मतलब मुझे कहते हैं कि मतलब उन लोगों को उपयोग ही नहीं करना चाहिए। हाँ। तो उसको हम उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, बट इसका जो इफेक्ट है जो 18% और 5% और 0 हो गया तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। और ये आपको समझ लीजिए ये पूरे इवन जो मैन्युफैक्चरिंग MSME सेक्टर है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो वो ज़्यादा से छोटी छोटी यूनिट्स हैं और कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष का एक लक्ष्य है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो है एक इकोनॉमी बने, बिल्कुल उसमें मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही है जो हम लोग भूल रहे हैं। उन्होंने MSME सेक्टर को बोला है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। भाई हम चाइना की माल क्यों खरीदें जब मुझे हिंदुस्तान में उससे सस्ता और बढ़िया मुझे माल मिलता है तो मैं चाइना की चीज़ें क्यों खरीदूंगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि कहीं अगर आप बोला है कि जो जनता है वो भी ये देखें कि भाई जो मेड इन इंडिया है वो भी खरीदें, सो दैट कि मतलब हमारी पूरी जो इकोनॉमी है, हम फेस्टिव सीजन है आने वाले समय में, तो हम ये देखें कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है, सस्ती चीज़ें हैं, क्वालिटी की चीज़ें, कम उस पर जो है टैक्सेस हैं, तो नेचुरली हम भी वही खरीदेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आपका इम्पैक्ट देखें, ये जो है पूरा जो आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं वो यही चीज़ें कंसेप्ट है, एक सोच है, एक जो है आपका माइंडसेट है, उसमें अगर आप जो है उसको उस तरह से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ते में सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। रवि जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मतलब 40% टैक्स करने के बावजूद भी बड़ी गाड़ियों में टैक्स कम हुआ है क्योंकि उसमें जो सेस था वो सेस खत्म हो गया। तो उसके कारण से जो बड़ी गाड़ियां खरीदने वाले लोग हैं उनको भी फायदा हुआ है। केवल और केवल जो इस प्रकार के जो शराब हो गया, सिगरेट हो गया, इस तरह के जो उपक्रम थे उन पे टैक्स थोड़ा बढ़ेगा, बाकी ज्यादातर हर चीज पे टैक्स
कम हो। बिल्कुल। अच्छा विनय जी, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन ये बड़ा बदलाव देश में हुआ। अब त्योहारी सीज़न है, छठ जैसे त्यौहार हैं, दीपावली है, और प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया, इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खरीदें, जिस बात का जिक्र राजेंद्र जी भी कर रहे थे। तो आप इसे, मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहूँगा, और अपने दर्शकों के लिए भी, कि स्वदेशी से किस तरीके से हम उन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, एक आम व्यक्ति भी क्या भूमिका उसमें निभा सकता है। देखिए, मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बात वो कहते हैं उसको एक प्रकार से खोल के पूरी देश की जनता के सामने रखते हैं। अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो मोदी जी ने ये स्पष्ट किया कई मौकों पर कि उनका ये कभी कहना नहीं है कि अगर आपके पास पहले से घर में कोई विदेशी वस्तु खरीदी हुई है तो उसको फेंक दो या उसका तिरस्कार कर दो। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी आप खरीदारी करें उसमें वोकल फॉर लोकल और जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की छाप होनी चाहिए। उसमें हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो हमारे किसान हैं, कामगार लोग हैं, उनके पसीने की महक आनी चाहिए। और लगता है कि मतलब जिस तरह से हम लोग स्वदेशी को आज़ादी के आंदोलन के समय भी हमने अगर आज़ादी प्राप्त की थी तो स्वदेशी के आंदोलन से प्राप्त की थी। और अगर हम ये जो हम भारत को विकसित बनाने का और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, बड़ी व्यवस्था बनाने का अगर हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो वो भी स्वदेशी के माध्यम से मिलेगा, वोकल फॉर लोकल के माध्यम से मिलेगा। हम अपनी चीजों पर, और आज देखिए ना, आज हर चीज, पहले कोई सोच सकता था कि एप्पल फोन इंडिया में बनेगा, पहले कोई सोच सकता था कि सैमसंग के फोन इंडिया में बनेंगे, और अब केवल यहां के लोगों के लिए नहीं बन रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मारुति की कारें एक्सपोर्ट हो रही हैं, जी जी, सारे देशों में जा रही हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और तो रक्षा क्षेत्र में, क्योंकि देहरादून में अनेकों, अब हमारे यहाँ IRD संस्थान है, या और रक्षा क्षेत्र के भी बड़े बड़े वो हमारे उद्योगपति भी हैं, मैं जानता हूँ कई लोगों को। जी जी, वो अब तक केवल अपने देश के लिए सम्मान बनाते थे या वो करते थे, लेकिन आज जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल करके दिखाया है, तो आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में जा रही है। तो अगर ये सारे, और रक्षा में आप ये देख लीजिए कि रक्षा का क्षेत्र या डिफेंस का क्षेत्र या हथियारों का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है दुनिया में। अगर हम अपने देश में इनका निर्माण करने लगे और उनको विदेश में भेजने लगे तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कितनी तेजी से, जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है या तीसरी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, उसे कितनी तेजी से प्राप्त कर लेंगे। और मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार एक एक विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करके और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं समय से पहले हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, बहुत सारी बातें हुई इस कार्यक्रम में, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने साझा की हैं। चलते चलते मैं जरूर चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक संदेश भी दिया जाए, क्योंकि सरकार जो कर रही है उसमें आम आदमी भी किस तरीके से अपनी भूमिका निभाए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत कुछ मतलब सोचती है, करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो आम जनता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि अगर आपने शर्ट पहननी है तो भारतवर्ष में इतनी अच्छी कमीजें आती हैं, लिनन की इतनी बढ़िया शर्ट आती हैं कि आप उनको खरीद सकते हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सारी जो हम लोग, जैसे बहुत सारे अब त्योहारी सीजन आ रहा है, हम AC भी खरीदेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर के चीज़ें खरीदेंगे, फ्रिज भी खरीद सकते हैं या स्कूटर खरीदेंगे। तो हम ऐसी वस्तुओं को खरीदें, ऐसी क्वालिटी चीज़ों को खरीदें जो भारत में मेड इन इंडिया हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक किसी तरीके से उसमें अपनी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमें एक सोच बदलनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ें करनी, बहुत बड़ी चीज़ करने की जरूरत नहीं, बाकी तो सरकार है ही पीछे, वो लोग करेंगे। बट हम अपने उस पर क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और जैसे 2 अक्टूबर का दिन आ रहा है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, खादी पर बड़ा जोर है। तो अगर हम उस दिन खादी का कोई एक कपड़ा अपने परिवार के लिए, अपने उसके लिए खरीदेंगे तो निश्चित रूप से
कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो एक हमारा गिलहरी प्रयास होगा उसमें भी, सबको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए और स्वदेशी पर पूरा हमारा फोकस होना चाहिए। इसी प्रकार से खादी पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है जी। कि हमें स्वदेशी पर गर्व है, जी, इस नारे को अपने अंदर ढालना चाहिए। रहना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी बहुत साझा। धन्यवाद रवि जी, बहुत। तो आज हमने यहाँ पर बातचीत की जीएसटी 2.0 को लेकर और किस तरीके से इसमें बदलाव आए, बहुत कुछ समझने को मिला है। अब आप लोग भी इसे समझ रहे हैं और हालांकि सरकारों के ये भी प्रयास हैं कि हर एक प्रदेश स्तर पर भी चाहे वहाँ के गणमान्य विधायक हों या सांसद हों, वो भी अपने अपने क्षेत्रों तक इस जीएसटी 2.0 को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही आम आदमी और आप और हम इस पर क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसको लेकर भी एक मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति में हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। ठीक है सर। ठीक हो गया सर। थैंक यू। ठीक था सर।